नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इससे पहले मैं 3 क्लासें डाल चुका हूं। आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट की। दोस्तों ये पेपर हूबहू ऐसा का ऐसा है पेपर आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपकी दोस्तों 6 शिफ्टों में पेपर होने वाला है और ये पेपर ऐसा का ऐसा ही आने वाला है। चिंता मत करो दोस्तों, बस आप तैयारी जो है हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों यदि आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं 40 क्वेश्चन और लगातार दोस्तों आप लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है और आशा करता हूं आगे भी ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। चलिए दोस्तों, समय नहीं है आप लोगों के पास भी, इसलिए मैं जल्दी से शुरू कर देता हूं पहले क्वेश्चन से। ये लो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य जनपद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह किस में मिलता है? बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। तो दोस्तों मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और आपको पता है मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो कि जयपुर में है। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान में निम्नलिखित में से राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? आपको यह बताना है कि इनमें से ऐसा कौन से राज्यपाल है जो पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई जिनकी। बताओ फटाफट, चलो बताओ फटाफट। सभी विद्यार्थियों का जवाब हो जाएगा श्री दरबारा सिंह, श्री निर्मल चंद जैन, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। इन तीनों की जो है पद में रहते हुए मृत्यु हुई। आपको और भी बता देता हूं, उसके अलावा दोस्तों प्रभा राव जो कि 2010 में मृत्यु हुई थी। तो अब तक 4 ऐसे राज्यपाल है हमारे राजस्थान के, दरबारा सिंह जिनकी 1998 में मृत्यु हुई, निर्मल चंद जैन 2003 में, शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 में, प्रभा राव 2010 में। तो ये 4 राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी दे रखा है, स्थान दे रखा है जो सुमेलित है वो बताना है। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सिलेक्शन की चाहिए तो आप लोग हमारे साथ बने रहो अंत तक। वीडियो लास्ट तक देखनी है, बाद में मत बोलना कि सर हमने आधी अधूरी वीडियो देखी थी, बाद में क्वेश्चन आ गया हम क्या करें। ऐसा नहीं होगा, फिर आपकी गलती रहेगी। बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा आप सभी का इस यहां पर आंसर, चांद बावड़ी दोस्तों आबानेरी में है। आबानेरी कहां पर पड़ता है? दौसा में पड़ता है। कहां? आबानेरी दौसा में। यह क्वेश्चन बार बार में आता है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी यहां दे रखा है खनिज, इधर दे रखा है खान, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। चलो बताओ। सीसा जस्ता मिलता है राजपुर दरीबा में। सीसा जस्ता कहां पर मिलता है मित्रों? राजपुर दरीबा में मिलता है। मैग्नीज कहां मिलता है? काला खूटा में मैग्नीज मिलता है। लोह कहां मिलता है? तो लोहा डाबला में मिलता है। और तांबा दोस्तों यहां जो लीलवाणी दे रखा है, लीलवाणी गलत है, लीलवाणी में नहीं मिलता। तांबा मिलता है दोस्तों आपके खेतड़ी में, खोदरीबा में, पूर्वनेड़ा में, बिदासर में। इन जगहों में जो है आपके तांबे के मुख्य क्षेत्र है। सबसे ज्यादा तांबा मिलता है खेतड़ी में। ठीक है ना। चलो वर्तमान में खेतड़ी कहां पड़ता है? नीम का थाना। पूर्व में कहां पड़ता था? झुंझुनू में। वाकल, मेसवा, हतमती सहायक नदियां हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और पूछा भी जा सकता है वाकल, मेसवा, हतमती किस प्रवाह की नदियां हैं? तो अरब सागर तंत्र की नदियां हैं और ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की सहायक नदियां हैं। आप लोग याद रखिएगा, वाकल, मेसवा, हतमती, मानसी ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और इधर दे रखा है जिला जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। संरक्षित क्षेत्र है जो जिला है सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा शेरगढ़ 12 में पड़ता है मित्रों। बस्सी आपके चित्तौड़गढ़ में, केसरबाग धौलपुर में, परंतु फुलवारी की नाल राजसमंद में नहीं है। तो राजसमंद में नहीं है तो कहां पर है सर? तो ये हो जाएगी उदयपुर में। फुलवारी की नाल कहां पर है? उदयपुर में पड़ती है फुलवारी की नाल। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। यहां दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से शिलालेख दे रखे हैं या प्रशस्ति दे रखी है और उनके उत्कीर्ण वर्ष दे रखे हैं, जो सही जोड़े हैं वो आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा, फटाफट बता दो। तो आपको पता है अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी का है। बिजोलिया शिलालेख ये आप लोगों को रटी रखा होगा आपने, क्योंकि ये बार बार में आते हैं। अचलेश्वर 1285, बिजोलिया 1170, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। तो 1, 2 और 4 तो सही है, तो ये भी हो जाएगा। परंतु अब बात रही कि सर
चिरवा का शिलालेख कब मिला था, हमें यह भी बता दो ताकि हम आगे से परीक्षा में याद रखें आए तो। चिरवा शिलालेख, तो चिरवा शिलालेख मिला था 1273 में। कब मिला था? 1273 ईस्वी में मिला था चिरवा शिलालेख। इसके जो शिल्पी थे वह देलन थे और प्रशस्तिकार थे रतन प्रभु सूरी। और संस्कृत भाषा में ये आप इतनी सारी बातें इसके बारे में नोट कर लो। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया, बताओ फटाफट। तो 18 अप्रैल 2006 को। यहां देखो 2006 भी दो जगह दे रखे कंफ्यूजन करने के लिए, इसलिए याद करो 1846, ऐसे याद करो 1846, बस रट लो। सूचना आयोग का गठन 1846, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये बालू का पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है विंध्यन कगार? ये बालू का पत्थर से निर्मित है। विंध्यन कगार कौन सा पठार है, किसको बोलते हैं? दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती का पठार है उसी को दोस्तों विंध्यन कगार पठार बोला जाता है, जो कि बालू का पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, जीवन भर क्या जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? अरे ये तो सबको पता होगा दोस्तों, ये शादी करने जा रहे थे और उन्होंने दादू जी के उपदेश सुन लिए और दादू जी ने ऐसे डायलॉग चिपका इनको, ये जो है शादी नहीं करी इन्होंने, दूल्हे के वेश में रहे आजीवन। तो ये थे रज्जब जी। क्या रज्जब जी थे और इनका संबंध दोस्तों सांगानेर से है। कहां से? सांगानेर, जयपुर के रहने वाले थे रज्जब जी, ठीक है ना। चलो याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? सबको पता होगा पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके लिए, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था। दोस्तों 1857 का जो महासंग्राम हो रहा था दोस्तों, उस समय जोधपुर के राजा थे, वह कौन थे? वह तख्त सिंह थे। कौन थे? तख्त सिंह जो है जोधपुर के यानी कि मारवाड़ के शासक थे। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित है? तो आपको शांता गांधी का संबंध बताना है, किस नाट्य शैली से इनका संबंध रहा है। तो जवाब हो जाएगा भवाई नाट्य से। किससे? भवाई नाट्य से सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऐसे लेके आया हूं और आपके एग्जाम में ऐसे कैसे हूबहू मिलेंगे आपको। ये मेरा आप लोगों से चैलेंज है, वादा है, विश्वास करो आप लोग और एग्जाम देने बैठ जाना। 1, 2 और 3 दिसंबर को पेपर ना मिल जाए तो मुझे बता देना आके। बताओ तो बिजोलिया शिलालेख में किस वंश की शासकों की जानकारी मिलती है? तो ये चौहान वंश की शासकों की जानकारी मिलती है। अभी मैंने बिजोलिया शिलालेख बताया था कि कब का है, ये 1170 का है। याद रखना ये डेट भी, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखो। और निर्माण किसने करवाया था इसका? जैन श्रावक लोलाख ने करवाया था। लेखक कौन है? गुणभद्र। भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो ये आप लोग याद रखो। और कहां पर लगा हुआ है ये? पार्श्वनाथ जैन मंदिर है दोस्तों, बिजोलिया में ये लगी हुई है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां है? तो आप सबको पता होगा सुंदा माता का मंदिर है। अब सुंदा माता का मंदिर कहां है? जालोर में। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे है सुंदा माता जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। तो ऊपर माल पंच बोर्ड का जो गठन है ये बिजोलिया में किया था। अब ये किसने किया था ये पूछा गया है, ठीक है ना। बताओ जवाब हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में कब की थी? 1917 में की थी विजय सिंह पथिक ने, जिसके ये तो संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। तो अध्यक्ष कौन थे इसके? आपसे अध्यक्ष भी पूछ ले तो मन्ना लाल पटेल। अध्यक्ष पूछते तो मन्ना पटेल। और उद्देश्य क्या था, क्यों किया था? किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करने के लिए ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो ये आपके हो जाएगा पचपदरा में। कहां पर?
पचभद्रा में सही जवाब होगा आप सभी का। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमझोल, तो रमझोल किस टाइप का वाद्य यंत्र है? तो ये दोस्तों घन वाद्य यंत्र है। किस टाइप का? घन वाद्य यंत्र है रमझोल, जो कि होली पर जो एक नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य? गैर नृत्य भीलों के द्वारा चक्राकार नृत्य भी कहते हैं, उसमें इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, रमझोल वाद्य यंत्र का, और यह घन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी, तो दोस्तों राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी, वह कौन सा आयोग था? जवाब हो जाएगा पुंछी आयोग। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग था मित्रों। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। तो ये ऐसा मेरा प्यारा राजस्थान है। इसकी बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम है 869। अब इन दोनों को आप डिफरेंस करो, 869 में से 826 घटाओगे तो कितना आएगा? 43 किलोमीटर। तो आंसर किसमें दिख रहा है? 43। ये रहा, हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो ऐसे याद किया करो। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा राजस्थान का सर्वोच्च पठार। दोस्तों आपको पता है राजस्थान का सर्वोच्च पठार कहां चला गया? उड़ गया। उड़ गया मतलब सबसे ऊंचा है, तो उड़िया है दोस्तों। कौन सा वाला है? उड़िया का पठार है। कितना मीटर है सर्वोच्च पठार? जो कि 1360 मीटर है, और कहां पर है? सिरोही जिले में है। तो ऐसे याद करो, सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार, उड़ गया, तो ऐसे याद करो। ठीक है ना दोस्तों? चलो मैं चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना और पेयजल उपलब्ध क्षेत्र सुमेलित नहीं है? यानी कि गलत है। अब कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चन में होता है, नंबर कटते हैं ऐसे क्वेश्चन में आते हुए भी, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को रट्टा मार लो, इस क्वेश्चन को रट लो, काम ये आ जाएगा, इससे ही सही कर दोगे सारा। चलो बताओ फटाफट। आप सबको पता है कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना का संबंध है कंवरसेन तो बीकानेर से और गंगानगर से। गंदेली सावा का संबंध है चूरू से। गजनेर का संबंध, गजनेर पन्नालाल भारूपाल का संबंध है बीकानेर नागौर से। परंतु राजीव गांधी का गलत दे रखा है, तो राजीव गांधी का क्या होगा मित्रों? तो राजीव गांधी का बीकानेर जोधपुर होगा, ना कि जैसलमेर। क्या होगा? बीकानेर जोधपुर होगा, ना कि जैसलमेर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी कि NH 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो NH 44 किस जिले से गुजरता है? मुझे पता है, सबको पता होगा, तो धौलपुर से गुजरता है। कुंसापुर से? धौलपुर से। अगला प्रश्न, बूंदी में दोस्तों 84 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, याद रखो राव अनिरुद्ध ने निर्माण कराया। और 80 खंभों की छतरी कहां है? ये अलवर में 80 खंभों की, ये भी याद कर लेना, जो कि मूसी रानी की छतरी है ना, पता है ना आपको। चलो अगला प्रश्न और प्यारा सा प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? जो गोसुंडी का शिलालेख है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में। और वैष्णव धर्म का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो मिलता है दोस्तों गोसुंडी के शिलालेख में। और कहा जाता है कि राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख भी जो है गोसुंडी का शिलालेख है। तो दोस्तों अब तक मैं 25 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही ये बता दो पहले कमेंट करके। थोड़ा सा जल्दी से कमेंट कर दो, एक प्यारा सा, ठीक है ना, ताकि मुझे भी आनंद आ जाए कि मेरे भाइयों और बहनों को जो है क्लास पसंद आ रही है। अगला प्रश्न, ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओल्यू, कौन सा ल्यू? ओल्यू दोस्तों, ओल्यू का बता दो फटाफट। तो ओल्यू का संबंध है पुत्री विवाह के विदाई में जो गीत गाए जाते हैं ना, जब मान लो आप लड़का हो तो आपकी जो पत्नी आएगी तो वहां से विदाई करेंगे ना आपकी पत्नी का, तो वहां उसके लिए प्यारे प्यारे गीत गाए जाएंगे दोस्तों, वही क्या होते हैं? ओल्यू होता है। अगला प्रश्न, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1734 में। कब हुआ था?
1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ, याद रखिएगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है। सीताराम लालस, आपने इनकी दोस्तों क्या सुना है, बताओ फटाफट। सीताराम लालस राजस्थानी भाषा एवं कोश रचनाकार है। राजस्थानी भाषा और कोश के रचनाकार है सीताराम लालस, याद होगा आपको। अगला प्रश्न, चार चौमाका शिव मंदिर किस जिले में है? मैंने आपको बताया भी था कल कि चार चौमाका जो शिव मंदिर है वह गुप्तकालीन मंदिर है, बताया था कि नहीं? गुर्जर प्रतिहार नहीं है, कल बताया था, कल वाले क्लास में, पता होगा वो भी याद करो। मैंने बताया था कौन से जिले में है, कोटा में है, बताया था ना, याद होगा कि नहीं है? तो याद कर लो, नहीं है तो नहीं तो बाद में रोओगे बैठ करके कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर से रह गए, आधे नंबर से रह गए, है ना। राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको भारतीय मेरिनो कहा जाता है? अरे भाई ये तो पशु, आपका जो पाठ भी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो बताओ फटाफट, जल्दी से बता दो फटाफट। दोस्तों ये आप हो जाएगी चोकला, इसका अन्य नाम भारतीय मेरिनो है और ये कहां पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न, शोभालाल, कौन सा लाल? शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा? शोभालाल गुप्ता के द्वारा हरिजन और भीलों के विकास के लिए एक प्यारा सा आश्रम बनाया गया। कहाँ बनवाया गया? सागवाड़ा में। सागवाड़ा पड़ता कहाँ पर है? डूंगरपुर में, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, अनुप्रस्थ बालूका टीले राजस्थान में किस जिले में स्थित है? अनुप्रस्थ बालूका टीले कहां पर है? तो ये आपके बीकानेर और गंगानगर में है। बीकानेर और गंगानगर में आपके अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। जो अनुप्रस्थ बालूका स्तूप का मतलब क्या होता है पूछ ले आपसे, तो पवन की दिशा के लंबवत, यानी कि जो समकोण पर बनने वाले जो स्तूप होते हैं वह अनुप्रस्थ बालूका स्तूप होते हैं, जो कि रावतसर, हनुमानगढ़, बालोतरा, पोखरण, लोणकरणसर, सीकर, झुंझुनू, नागौर वगैरह में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर में कहां पहनती है? कंदोरा, कंदोरा दोस्तों बताओ फटाफट। कंदोरा आपको पता है कंदोरा कहां पर पहनते हैं? जवाब हो जाएगा कमर में, और कमर के और भी आभूषण होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जब नौकरी लग जाओगे तो लुगाई तो लानी पड़ेगी, और लुगाई लाओगे तो उसके लिए कमर के आभूषण भी लाने पड़ेंगे। अब कौन कौन से आभूषण लेके आओगे? तो दोस्तों तगड़ी लेके आओगे। एक तो क्या लेके आओगे? तगड़ी, एक करदनी, कणकती, जंजीर, कंदोरा, तकड़ी और शटका और कंदीरा। तो इतने सारे आभूषण लेके आने पड़ेंगे आपको कमर के, ठीक है। चलो अगला प्रश्न ये रहा, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कर्ष काल माना जाता है? जवाब हो जाएगा महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बाबर की सेना को हरा दिया था बयाना के युद्ध में। कौन सा युद्ध में? जब 16 फरवरी को एक युद्ध होता है, 16 फरवरी 1527 को, इसमें हरा देते हैं, परंतु एक महीने बाद ही एक और युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। इसमें दोस्तों महाराणा सांगा हार जाते हैं और इस युद्ध का नाम होता है खानवा का युद्ध। पता होगा आप लोगों को। चलो, जिसे तुलगामा पद्धति का यूज किया था बाबर ने। राजस्थान के निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? तो जवाब हो जाएगा जिप्सम भी है, पाइराइट भी है, रॉक फॉस्फेट भी है। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था उपयुक्त सभी यानी कि पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। ये सारा काम किसका था? ये राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का था। पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना, सेवा प्राप्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? नर्मदा नदी का कितना हिस्सा हमें प्राप्त होता है? तो ये 0.50 MAF होता है।
और याद करना है कि राजस्थान के कौन से जिलों को नर्मदा नदी से फायदा मिल रहा है, तो बाड़मेर, और आपके पुराने जिलों की बात करें तो जालौर, नए जिलों की बात करें तो बाड़मेर, सांचौर हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि नर्मदा नदी में आप सीधा पानी की सप्लाई नहीं कर सकते हो खेतों में, फिर क्या करेंगे सर, बूंद बूंद सिंचाई कर सकते हो। ड्रिप सिंचाई वाली आती है, वो आप स्प्रिंकलर वाली जो सिंचाई होती है वो आप कर सकते हो। आप सीधा डायरेक्ट जो है ट्यूबवेल लगा करके आप पानी पिलाई नहीं कर सकते हो। ठीक है मित्रों, तो ये आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, रूपाजी और कृपाजी नामक धाकड़ दो किसान थे, वो कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। तो रूपाजी कृपाजी बड़ा क्वेश्चन आता है, बार बार में आता है, तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता होगा विजय सिंह पति की सलाह पर रामनारायण चौधरी इसका नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रामनारायण चौधरी बेंगू आंदोलन के जो है कर्ता धर्ता थे। वहीं एक जो है एक दिन की बात है, गोविंदपुरा कांड हो जाता है। कौन सा कांड होता है? गोविंदपुरा हत्याकांड। कब होता है सर? 13 जुलाई को। कब होता है? 13 जुलाई 1923 को चित्तौड़गढ़ में दोस्तों एक जो है गोविंदपुरा हत्याकांड होता है, और उसमें रूपाजी और कृपाजी नामक दो किसान नेताओं की जो है शहीद हो जाते हैं। और आपको पता होगा इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? ठीक है ना, तो ये संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आता है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन शीर्षक नाम किसे पुस्तक के लेखक है? भगत आंदोलन, तो इसके लेखक थे दोस्तों वीके वशिष्ठ। कौन थे? वीके वशिष्ठ का संबंध है भगत आंदोलन नामक शीर्षक पुस्तक के संबंध वीके वशिष्ठ जी का। तो दोस्तों अब विश्वास करता हूं आप लोगों को हमने जो 40 क्वेश्चन करवाए हैं, आज की ये चौथी क्लास थी। क्लास नंबर कौन सी थी? चौथी क्लास थी। दोस्तों मैं ऑनलाइन जितना भी आपको करवा पा रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जितने भी राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, उनका सिलेक्शन हो, मेरी ये इच्छा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो है इस वीडियो को पसंद भी आ रही होगी। आप लोग अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप फटाफट से व्हाट्सएप में स्टेटस लगा लो, और दोस्तों टेलीग्राम पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, डाल दो इसको दोस्तों, और स्टेटस लगा के मुझे भेज दो इस नंबरों पे 82 90 37 23 59। देखता हूं कितने लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं। जो ये मेरे मोबाइल नंबर पे फटाफट आप जो है मेरे नंबर सेव करो और स्टेटस मतलब नंबर सेव कर लो पहले, फिर मुझे मैसेज कर दो और फिर स्टेटस लगा लो, मैं भी आपके नंबर सेव कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप फटाफट से काम कर सकते हो। मिलता हूं दोस्तों और नई वीडियो के साथ, कल आपसे फिर से मुलाकात करूंगा इसी समय। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक।